फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 11। ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है और ये हमारी लास्ट यूनिट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। तो इसमें हम ट्रस्ट और आर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ट्रस्ट क्या होता है हमारा, ट्रस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। तो ट्रस्ट के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है, इसमें फोर्सेस को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके मेंबर्स के अंदर, और ये इसकी कंप्लीट जो चीज़ें हैं ILD क्या होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होते हैं, ये सब चीज़ अपन देखेंगे। और रोलिंग लोड और पॉइंट लोड के कारण क्या इफेक्ट होता है, कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा, ये सब कुछ देखें अपन इस यूनिट के अंदर। तो पहले अपन ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट क्या होता है भाई? ट्रस्ट अपना वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी मेंबर पिन जॉइंटेड होते हैं। ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब जितने मेंबर होंगे सारे क्या होंगे, पिन जॉइंटेड। किसी भी जॉइंट पर रिजिड जॉइंट नहीं होगा। और जब पिन जॉइंटेड हैं तो उन मेंबर को अपन इजीली मूव करवा सकते हैं। देखो ये दोनों मेंबर पिन जॉइंटेड हैं, अभी आपस में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजिड होते तो क्या है, रिजिड का मतलब क्या है, बेल्डिंग। बेल्डिंग का मतलब या तो ये टूटेगा ही नहीं, लोड को झेलता रहेगा, या फिर बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं फिलहाल ट्रस्ट की। ट्रस्ट एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी मेंबर जो होते हैं हमारे स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। जितने भी मेंबर होते हैं सारे स्ट्रेट लाइन होती है। काफ़ी सारी इसकी चीज़ें होती है, इनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भाई ट्रस्ट जो होता है हमारा, उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रस्ट का डिजाइन अपन केवल और केवल किस चीज़ के लिए करेंगे, जैसे ये हमारा ट्रस है, सभी मेंबर पिन जॉइंटेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको ऐसे दिखाऊं, ऐसे ऐसे करके, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी मेंबर क्या है हमारे, पिन जॉइंटेड हैं ऑलरेडी। तो उसको अपन सिंपल वैसे ही दिखाते हैं। इसमें जो लोड लगता है वो हमेशा कहाँ पर लगेगा, केवल जॉइंट पर लोड लगेगा। जॉइंट चाहे यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ 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 कहीं पर लगे। ऐसा नहीं कि लोड आपको बीच में लग जाएगा। क्यों नहीं लगता है बीच में लोड? क्योंकि अगर लोड बीच में लग गया तो क्या होगा, इसके अंदर इस तरह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्योंकि ये पिन जॉइंटेड है और डिफ्लेक्शन अगर आ गया तो हमारा स्ट्रक्चर फेल। डिफ्लेक्शन आते ही स्ट्रक्चर हमारा फेल की कैटेगरी में आ जाता है और फेलियर की हम स्टडी कभी भी नहीं करते। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अगर आपने बीच में लोड लगा दिया तो उस लोड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, मूवमेंट। तो इन जॉइंट पर यहाँ पर मूवमेंट डेवलप होने लगेंगे और बेंडिंग मूवमेंट अगर डेवलप हुआ तो बेंडिंग होगी ही, और उस बेंडिंग के कारण ही ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। भाई जो बीम के अंदर होता है ना डिफ्लेक्शन, किसके कारण होता है, बेंडिंग के कारण। और हम इन ये जो हमारे ट्रस होते हैं वहाँ पर अपन डिफ्लेक्शन को परमिट करते ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लोड को केवल जॉइंट पर लगाया जाता है। और अगर आप जॉइंट पर लोड लगाओगे तो कौन से फोर्स डेवलप होंगे इसमें, केवल और केवल एक्सियल फोर्सेस, ठीक है ना। तो हम ट्रस को केवल एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे, ना ही बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, ना ही शियर फोर्स के लिए, केवल अपन एक्सियल फोर्स के लिए। इसलिए ट्रस के केसेस में कभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनता, शियर फोर्स डायग्राम नहीं बनता। केवल क्या बनता है, इनके लिए बनता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। वो क्या होते हैं वो अपन फर्दर देखेंगे आगे। ILD क्या होता है, तो इन ट्रस की अगर अपन बात करें, ट्रस में केवल एक्सियल फोर्सेस की बात करते हैं। इनके जो हम एनालिसिस करते हैं ट्रस का, उसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे मेंबर होते हैं ना उन सभी मेंबर में फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा अप्लाइड लोड है। अप्लाइड लोड हमेशा कहाँ पर होगा, जॉइंट पर। उस जॉइंट पर अप्लाइड लोड के कारण सभी मेंबर में कितना कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, ट्रस के अंदर। उसको सिंपल मेथड होते हैं दो, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट, उनसे ज्ञात करते हैं। वो सिंपल से मेथड होते हैं वो हमारे। तो मैं केवल आपसे इतनी सी बात कर रहा हूँ कि ट्रस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारी, उन सबको अपन एक लाइन में अगर बोलें तो, कि ट्रस जो होता है हमारा वो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी मेंबर स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई कर्व नहीं होगा, ठीक है। इसमें लोड को केवल जॉइंट पर लगाया जाता है और इसकी वजह से ट्रस में बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता। ट्रस को हम केवल और केवल एक्सियल फोर्सेस के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये सारी कहानी थी हमारे ट्रस की। तो ट्रस में SFD BMD नहीं बनता, ILD बनता है, वो आगे देखेंगे। ये ट्रस होता है हमारा। अब ट्रस के अंदर जो हमारे टॉप मोस्ट जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये वाले मेंबर, ये ऊपर वाले कॉर्ड के, कॉर्ड का मतलब ये ऊपर वाली लाइन 1 2 3 4, ये टॉप मोस्ट टॉप कोड मेंबर है। ये 5 6 7 8 ये है बॉटम कोड मेंबर। और ये उसके बाद में 9 10 11 12 13, ये जो है अपने, ये कौन से हैं, इनको बोलते हैं अपन डायगोनल और
वर्टिकल्स, ये तो है वर्टिकल खड़े हुए, ये डायगोनल है। तो तीन प्रकार की चीज हो गई, एक तो ऊपर की चीज, एक नीचे की और ये बीच की चीज हो गई, ठीक है ना। तो ऊपर, अब ट्रस वाले केस में अपन ट्रस का यूज कहां पर करते हैं, आपने देखे होंगे जो अपने ब्रिज वगैरह बनते हैं वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, ट्रस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रस का जब अपन यूज करते हैं तो हमारे व्हीकल कहां पर चलेंगे, नीचे या ऊपर, जनरली व्हीकल कहां चलते हैं, नीचे चलते हैं, ठीक है ना। अगर इन्वर्टेड ट्रस है तो इस यहीं पर चलेंगे व्हीकल, तो ये ट्रस इन्वर्टेड हो जाएगा। तो हम बात करें कि यहाँ पर व्हीकल चल रहे हैं तो हमारा बॉटम कोड मेंबर है। तो आप सोचिए अगर ऐसी कोई चीज़ है और यहाँ पर अगर लोड लगा हो ऐसे, ठीक है, तो ये तो किस में आएगा, कंप्रेशन में, ठीक है, सॉरी ये तो आ जाएगा टेंशन में। ये नीचे की चीज़ तो क्या है, यूं होने की कोशिश करेगी, और ऊपर क्या आ जाएगी, टेंशन। और बाकी ये जो रहते हैं हमारे बीच के मेंबर्स, इनमें कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं, इनमें कंप्रेशन टेंशन दोनों। तो जो हमारे बॉटम कोड मेंबर होते हैं उसमें तो होती है टेंशन उत्पन्न, और जो हमारे टॉप कोड मेंबर होते हैं उनमें होती है कंप्रेशन, और जो हमारे वर्टिकल्स और डायगोनल्स होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों ही चीज़ें कि टेंशन भी होती है और कंप्रेशन भी। रिवर्सल स्ट्रेसेस बोलते हैं इसको। रिवर्सल स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है कि कभी तो उसी मेंबर में टेंशन है, कभी कंप्रेशन। ऐसा क्यों होगा, जैसे मैं इसकी बात करूं, मान लो ये वर्टिकल मेंबर है और यहाँ से मेरी बाइक आ रही है, तो अभी तो ये कंप्रेशन में है, और जैसे ही बाइक इस पॉइंट को गुजरी तो फिर ये टेंशन में आ गया। तो इसमें दोनों ही स्ट्रेस आ रहे हैं, पहले तो कैसे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके बाद फिर इसमें कौन से आ रहे हैं, हमारे स्ट्रेसेस, उसके बाद फिर इसमें आ रहे हैं हमारे कौन से स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो दोनों ही प्रकार के स्ट्रेसेस आ रहे हैं इस वाले केस में, इसलिए इसको बोलते हैं अपन रिवर्सल स्ट्रेसेस। बात क्लियर है। तो ये कुछ बातें थी हमारे ट्रस्ट से रिलेटेड। तो पहले अपन इन सब बातों को कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि अपन ट्रस्ट के अंदर फोर्सेज को कैसे मेजर करते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। ट्रस्ट, इसके बारे में लिखते हैं अपन, यह एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रत्येक मेंबर स्ट्रेट होते हैं। इसमें लोड को हमेशा जॉइंट पर लगाया जाता है, जिससे इसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है। इसलिए ट्रस को केवल एक्सियल लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब अपन एक बनाकर देख लेते हैं ट्रस कैसा होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रस है, तो ट्रस में जो हमारे टॉप कोड मेंबर होते हैं उनमें तो क्या होती है भाई, कंप्रेशन, और बॉटम कोड मेंबर
टेंशन वर्टिकल एंड डायगोनल्स में क्या होता है, रिवर्सल स्ट्रेसेस। ठीक है ना। तो टॉप कोड मेंबर कौन से हैं, 1 2 3 4, बॉटम कोड 8 7 6 5 5 6 7 8, और हमारे वर्टिकल डायगोनल कौन से 9 10 11 12 13। ठीक है ना। रिवर्सल स्ट्रेस का मतलब क्या है, इन ये जो मेंबर है 9 10 11 12 13, इनमें हमारे कंप्रेशन भी होगी और टेंशन भी। ये जनरल एक आइडिया होता है। तो पूछे टॉप कोड मेंबर में क्या होता है, टॉप कोड मेंबर में कंप्रेशन, बॉटम कोड मेंबर में टेंशन, वर्टिकल डायगोनल में रिवर्सल स्ट्रेसेस। तो ये हमारे ट्रस्ट की कुछ कहानी थी। जितने मेंबर होते हैं सारे पिन जॉइंटेड होते हैं, सारे मेंबर स्ट्रेट होते हैं, जॉइंट सारे पिन होते हैं, लोड को हमेशा जॉइंट पर लगाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता नहीं है, इसलिए अपन इसको एक्सियल स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करते हैं। इतनी सी बात थी ट्रस्ट की। अब अपन देखते हैं कि भाई ये जो लोड लग रहे हैं ना, इन लोड के कारण इन जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में हम जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि इस लोड के कारण कितना फोर्स डेवलप हुआ है। तो जो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव, वैसे तो बहुत बड़े बड़े मतलब क्वेश्चन में तो क्या आता है, लोड लगा दिया सब मेंबर में पूछो, लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्टिव आता है केवल 1 2 मेंबर में पूछता है, और वो जो अपना वो जनरली सिंपल सा रहता है। तो वो अपन देखते हैं कि अपने जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन अपन करते हैं। तो 2 मेथड होते हैं। तो पहले मैं मिटाता हूँ इसको। Calculation of forces in truss members लिखते हैं अपन यहाँ पे, ट्रस के मेंबर्स में फोर्सेस को निम्न मेथड्स द्वारा ज्ञात किया जाता है। मेथड ऑफ जॉइंट, बी मेथड ऑफ सेक्शन। पहले अपन पढ़ते हैं इसमें मेथड ऑफ जॉइंट है और मेथड ऑफ सेक्शन है। तो इन दोनों ही मेथड में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अपन ज्ञात करते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में। तो मेथड ऑफ जॉइंट में कुछ नहीं करते अपन, जो जॉइंट होता है ना उस जॉइंट को अपन पकड़ते हैं, और प्रत्येक जॉइंट को सबसे पहले तो अपन रिएक्शन ज्ञात करते हैं। रिएक्शन तो पहला स्टेप होगा ही होगा। रिएक्शन ज्ञात करने के बाद में प्रत्येक जॉइंट को अपन पकड़ेंगे और उस जॉइंट पर अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है, 3 होती है। समेशन एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होते हैं, वाई डायरेक्शन में और मोमेंट 0 होता है। मोमेंट की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, मोमेंट की अपनी इतनी टेंशन। यहाँ पर केवल अपन कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ, केवल इन 2 इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इसकी सहायता से अपन क्या है ज्ञात कर लेंगे कि जो अपने फोर्सेस होते हैं वो किस तरह से हर मेंबर में अपन ज्ञात करेंगे। इन 2 का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो प्रत्येक जॉइंट को पकड़ना है। मान लीजिए वाला अपना क्वेश्चन था ना इस तरह से, तो इसमें ये अपनी, इसमें सबसे पहले तो अपन रिएक्शन निकालेंगे। ये जॉइंट हो गया, तो इस जॉइंट पर देखो ये ऐसे हो गई, ये तो रिएक्शन हो गई, एक मेंबर ये एक मेंबर। तो इस मेंबर में जो फोर्स है वो अपन मान लेते हैं ये इस ऐसा फोर्स है, ठीक है ना। जॉइंट से क्या है वो और इसमें जो फोर्स है, फोर्स तो एक्सेल होंगे। एक्सेल का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन अपने इसकी है ना वही डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई और इसके अंदर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो इस वाले जॉइंट पर 3 हो गए, 1 2 3 फोर्स हो गए, ठीक है ना। ये तो अपन को पता है, ये मान लो 10 किलो न्यूटन है। अब मुझे ये वाला फोर्स निकालना है F1 और ये F2।
तो F1 कैसे निकालूंगा मैं? F1 निकालने के लिए कुछ नहीं, इस वाले जॉइंट पर, ये जो जॉइंट ए है इस वाले जॉइंट पर इन दोनों का यूज़ करूंगा। तो ये देखो भाई, ये जो फोर्स दिख रहा है आपको इंक्लाइंड है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, ये मान लीजिए F1 और ये थीटा है हमारा, तो F1 cos थीटा और ये Fy cos थीटा, ठीक है ना। तो इस वाले जॉइंट पर हम देखते हैं समेसन Fy बराबर 0, टोटल जो हमारा वर्टिकल फोर्स है वो 0। तो Fy कौन, इस वाले जॉइंट पर कौन कौन से वर्टिकल फोर्स, एक तो ये है 10 किलोन्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, प्लस मान लिया ऊपर की तरफ है, तो देखो F2 ये ऊपर नहीं लग रहा, और क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, Fy cos थीटा, ये भी ऊपर है, प्लस Fy cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से ये माइनस और cos थीटा की वैल्यू पुट करें तो Fy की वैल्यू आ गई। तो ये Fy आ गया हमारा, F1, तो ये F1 हमारा आ चुका है फोर्स। तो F1 कैलकुलेट हो गया इस वाले मेंबर में, F1 हमारा आ गया। अब F2 कैसे ज्ञात करेंगे, समेसन F x0 करके, x0 करोगे आप तो x क्या है हमारा F1 cos थीटा और F2 बराबर 0 कर देंगे। इसको 0 करोगे तो F1 तो अपन क्या पहले ज्ञात कर ही चुके थे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैं लिख ही देता हूँ, Fx समेसन Fx बराबर 0 करेंगे तो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, F1 cos थीटा प्लस में ये साइन था, प्लस में और कौन सा फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, F2 लग रहा है, इन दोनों का योग 0। F1 तो हम पहले ज्ञात ही कर चुके थे इस वाली कंडीशन से, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब अननोन क्या रहेगा, केवल F2, तो F2 भी हमारा ज्ञात हो गया। तो ये दोनों फोर्सेस ज्ञात हो गए, F1 और F2। अब ये दोनों पता चल गए तो मैं अगले जॉइंट पे जाऊँगा। इस जॉइंट पे मेरे को क्या पता है, केवल F2 पता है, बाकी ये दो फोर्स और हैं। जब ये दो फोर्स और हैं तो इनको भी ज्ञात करना पड़ेगा। इनको भी कैसे करूंगा, यही दो कंडीशन। तो प्रत्येक जॉइंट पर अपन क्या करेंगे, समेसन Fy को 0 करेंगे और फिर अपन फोर्सेस को ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक जॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। ये होता है हमारा मेथड ऑफ जॉइंट। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन अपन को इसी का यूज करना पड़ेगा। कन्वेंशनल के लिए आपके जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें ऐसे नहीं पूछेगा बीच का कोई मेंबर दे दिया, बस ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा, और उसमें केवल हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ये वाला फोर्स पूछ लिया, तो आप कुछ नहीं करना है, तुरंत निकल जाएगा एक ही लाइन से। ठीक, वो अपन एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। फिलहाल तो मेरे को ये थीम लिखनी है, इसे मैं आपको बता देता हूँ कि अपन कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस मेथड में अपन रिएक्शंस को ज्ञात करते हैं। रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन ज्ञात करने के बाद में फिर प्रत्येक जॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ किया जाता है, और जिसकी सहायता से अपन प्रत्येक मेंबर में फोर्सेस को ज्ञात करते हैं। ये होता है मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले अपन लिख लेते हैं। इस मेथड में सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस को ज्ञात किया जाता है, फिर सपोर्ट रिएक्शंस को ज्ञात किया जाता है, फिर इसमें फिर ट्रस के प्रत्येक जॉइंट पर हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन सी होती है भाई, लिख देता हूँ। समेसन Fx बराबर 0, समेसन Fy बराबर, दो ही तो होती हैं। कंडीशन का यूज़ करके मेंबर्स में फोर्सेस को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रत्येक जॉइंट को पकड़ेंगे
सबसे पहले तो अपन रिएक्शन ज्ञात करेंगे, लिख दिया है मैंने। इस मेथड में सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस को ज्ञात किया जाता है, फिर ट्रस के प्रत्येक जॉइंट पर हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करके मेंबर्स में फोर्स ज्ञात करते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, अपन को सबसे पहले एक एक जॉइंट को पकड़ेंगे रिएक्शन निकालने के बाद में, और फिर उस तरह से निकालेंगे। और जॉइंट पर आप साइन रूल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। साइन रूल क्या होता है मैं लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ। जॉइंट पर फोर्सेस को साइन रूल द्वारा भी इजीली ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जॉइंट है, ये जॉइंट था हमारा ट्रस का कोई सा भी। उस जॉइंट पर एक मेंबर तो ऐसे जा रहा है, मतलब ये फोर्स F1 मान लो, उसमें एक मेंबर ऐसे जा रहा है F2 मान लीजिए, एक मेंबर ऐसे जा रहा है F3 मान लीजिए, ठीक है भाई। तो या फिर F1 F2 F3 को मैं बिल्कुल प्रॉपर उसमें लिखते हैं अपन, ये अपना F1 इससे जा रहा है। मान लो ये जॉइंट था ट्रस का, उस पर ये जो मेंबर ऊपर लगा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है ना मेंबर, वो F1 फोर्स उसमें, इसमें F2 फोर्स है और इसमें F3 फोर्स है। तो इसके सामने वाला जो एंगल ये तो है थीटा, θ1, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल θ1 है, इसके सामने वाला θ2, इसके सामने वाला θ3, कुछ भी है, मतलब तीनों तीनों एंगल अलग अलग है। नहीं तो मैं थीटा लिख देता हूँ, तीनों को बराबर होते हैं, θ1 θ2 θ3। तो अगर मेरे को, मैं इस पर क्या करना है, मेरे को F1 निकालना है, तो F1 फोर्स को निकालने के लिए समेसन Fx बराबर 0 करूँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, F3 जो है ना ये, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, थीटा से निकालना पड़ेगा, तब जा करके मैं इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल पाऊंगा। ऐसे ही मैं F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल पाऊंगा। F1 ये वर्टिकल ये हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F3 साइन थीटा, प्लस में इसका वर्टिकल कंपोनेंट F2 साइन थीटा बराबर 0। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर ये तीनों ही अननोन है, F1 F2 F3। ऐसी मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे अपन। तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए ये वाला रूल है हमारा साइन वाला। ये साइन रूल क्या कहता है कि अगर इस तरह से कोई तीन फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच के एंगल अपन को पता है, तो उनमें फोर्स का रेशो F1 बाय साइन θ1 इज इक्वल्स टू F2 बाय साइन θ2 इज इक्वल्स टू F3 बाय साइन θ3। अब अपन तुरंत निकाल लेंगे F1 बाय साइन θ1 बराबर ये सारे बराबर। अगर मेरे को ये F1 पता चल गया, ठीक है, तो F3 क्या हो जाएगा मेरा, F1 साइन θ3 को इधर भेज दूंगा, F1 साइन θ3 अपॉन साइन θ1, F3 निकल गया। और F2 भी निकल जाएगा ऐसे ही, F2 बराबर है साइन F1 साइन θ2 अपन साइन θ1। तो ये रूल कितना अच्छा है, इससे मैं केवल एक लाइन में डायरेक्टली निकालूंगा। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे ना F1 F2 F3, या फिर कैसे भी आपको तीन मेंबर दिख रहे हैं लगे हुए, और थीटा की वैल्यू आपको पता है, उसके साइन 30 की पता है, 60 की पता है, तो आप इसका यूज़ करके निकालेंगे। तो मैं आपको यूज़ करके करना सिखाऊंगा भी, यहाँ पर लिखना ज़रूरी था, अपन ने ये लिख लिया। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से अपन फोर्सेस को निकालते हैं जॉइंट मेथड के द्वारा। फिर मेथड ऑफ सेक्शन भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन। मेथड ऑफ सेक्शन बहुत ईजी मेथड है इन कंपेरिजन टू जॉइंट, लेकिन वो मैक्सिमम को समझ में ही नहीं आता, सब इसी का यूज़ करते हैं। तो अपन कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ, अपन क्वेश्चन करते हैं एक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, उतार लो इसे। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं मेथड जॉइंट से। कैलकुलेट फोर्सेस इन
members of truss shown in figure. भाई देखो ये अपना क्वेश्चन है, तो मैं तो आपको एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको ट्रस दे रखा है, उसके सेंटर पर यहाँ पर बीच में एक लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है ना। ये जो लोड लग रहा है 10 किलो बिल्कुल सेंटर पर लग रहा है, बी पॉइंट पर ये लोड लग रहा है। मेंबर कितने हैं इसमें देखो, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है, डी ए और डी बी। कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 मेंबर हैं इसमें। इन पांचों के पांचों मेंबर में मुझको ज्ञात करना है कि कितना फोर्स है। तो मैं किस तरह से ज्ञात करूंगा फोर्स की वैल्यू को। तो सबसे पहले पहला जो स्टेप है मेरा मेथड ऑफ जॉइंट से, वो क्या है, मेरा रिएक्शंस को निकालना, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या होंगी, आपको मालूम है भाई कि ये 10 किलो न्यूटन लग रहा है। तो अगर या तो आप उससे निकालो रिएक्शंस, किससे निकालोगे आप, समीशन एफ एक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से। नहीं तो दूसरा आपको दिख रहा है 10 लग रहा है वर्टिकली, तो दोनों पर इसका बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट जाएगा, मतलब 5 किलो न्यूटन ये रहेगी वर्टिकल रिएक्शन, 5 किलो न्यूटन ये। तो पहले मैं लिख देता हूं आपको, रिएक्शंस ऑन सपोर्ट समेशन एफ वाई बराबर 0। तो अगर एक सेकंड पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये पहले देखो भाई, ये क्वेश्चन था अपना, मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए क्योंकि मैं आंसर का डायग्राम इसी को मानूंगा, नहीं तो स्पेस नहीं मिलेगा। मैं इसे मिटाता हूं भाई, उसके बाद में फिर अपन नीचे लिखेंगे इस क्वेश्चन के बाद में सॉल्यूशन में फिर अपन ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम को बनाएंगे अपन, ये है अपनी रिएक्शन आर ए और ये रिएक्शन है आर बी, ठीक है, और ये रिएक्शन है, चलो एक बार पहले इसको देखते हैं अपन। तो अगर अपनी बात होती है आर ए है और ये आर बी है, रिएक्शंस ऑन सपोर्ट समेशन एफ एक्स बराबर 0 एफ वाई। वर्टिकल डायरेक्शन टोटल फोर्स क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो हम जानते हैं आर ए प्लस आर बी बराबर 10 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डिटेल में करवा रहा हूँ यहाँ आपको मैं, ठीक है ना। और दूसरी कैसे निकालेंगे इसकी रिएक्शन को, किसी भी पॉइंट पर या तो ए जॉइंट पर या फिर सी जॉइंट पर आप मोमेंट ले लीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए। दूसरी मैंने ली समेशन एम ए बराबर 0। ए जॉइंट पर जो मेरा मोमेंट है उसको मैंने 0 कर दिया। तो इस पर 0 करोगे तो देखो लोड आर ए इंटू में डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो लोड कितना हुआ, आर बी गुणा में 2 और 2 4 मीटर। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको नेगेटिव मान लिया। प्लस में ये क्लॉकवाइज 10 गुणा में 2 मीटर, ये कैसा क्लॉकवाइज, 10 इंटू 2 बराबर 0। तो यहाँ से मेरा आर बी कितना आया, 10 दूनी 20, 20/4 बराबर 5 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो मेरा आर बी आ चुका है 5 किलो न्यूटन। आर बी को यहाँ पुट करूँगा तो 5 किलो न्यूटन, तो 5 इधर चला जाएगा मेरा, तो आर ए क्या आ जाएगा, एंड आर ए इज इक्वल्स टू, ये तो तरीका था हमारा कौन सा, पूरा लेंदी तरीका, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्ञात ना करके अपन को मालूम है सेंटर पर लग रहा है और ये कैसा लोड है हमारा, सिमेट्रिक लोड है, तो दोनों ही रिएक्शंस बराबर होंगे, तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। 10 लग रहा है तो इस पर भी 5, इस पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो
तो ये तो अपना रिएक्शंस कैलकुलेट हो गई। अब रिएक्शन के बाद में फिर दूसरा स्टेप क्या है मेथड ऑफ जॉइंट में, कि आप क्या करोगे कि एक एक जॉइंट को पकड़ोगे। जॉइंट मान लीजिए मैं पहले पकड़ता हूँ ये वाला जॉइंट, इस जॉइंट पर मैं इस मेंबर में एडी और एबी दोनों मेंबर में फोर्सेस को ज्ञात करूंगा। फिर मैं आगे जाऊंगा, बी जॉइंट को पकड़ूंगा, फिर बीडी मेंबर में, फिर यहाँ पर जाऊंगा। इस तरह से अपन सभी जॉइंट पर इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं जॉइंट ए पकड़ता हूँ। जॉइंट ए, जॉइंट ए पर क्या क्या है, एक तो मेंबर ये जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ी समझने की चीज है। अब देखो भाई, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको बहुत से लोग वही पैटर्न अपना लेते हैं, बाद में गलतियां होती हैं। एक साइन भी चेंज हुआ ना आपका, माइनस को आपने प्लस लिख दिया, प्लस को माइनस, वहीं आपकी गलती हो जाएगी। तो गलती ना होने पाए उसके लिए मैं आपको एक सुविधा, एक चीज़ बताता हूँ। क्या, जैसे मैंने ये जॉइंट लिया है ना, तो इसमें सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये कि इस जॉइंट पर ये मेंबर है हमारा एडी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाया है, इसका पूरा मेंबर नहीं है ये केवल थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है ना। इतना सा पार्ट दिखाया मैंने। तो मैं क्या दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं इस वाले पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन, वो मेंबर नहीं है, वो फोर्स की डायरेक्शन है। क्योंकि भैया फोर्स तो लगेगा एक्सियल, एक्सिस के अलोंग, और मेंबर है 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर ही हमारा फोर्स लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन है इस मेंबर के अंदर, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन कहां पर है, जॉइंट पर डायरेक्शन है। तो जॉइंट पर मैंने डायरेक्शन कैसी दे रखी है कि जॉइंट पर इसकी तरफ दे रखी है। तो आपके माइंड में क्या जाएगा, अगर आप सोचोगे ना, तो आपके माइंड में जाएगा कि सर ये मेंबर जो था हमारा ए डी, ठीक है ना, और ये है बी, बी है, डी है, और ये ए है। ये मैं आपको ये चीज नहीं दिखा रहा हूं, ये नहीं दिखा रहा हूं। आप सोच रहे हो कि सर ये तो आपने जॉइंट पर ऐसे दिखाया है इस फोर्स का, ये जो फोर्स है ना एडी मेंबर में, एफ ए डी, उसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाई है। इसका मतलब तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जो मेंबर है ना, मेंबर, उसमें क्या हो रहा है भाई, मेंबर में हो रहा है टेंशन, ठीक है ना। मेंबर में टेंशन हो रही है, खिंच रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है ये फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन मेंबर में टेंशन नहीं हो रही, मेंबर में हो रहा है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों हो रहा है, आप ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है जॉइंट की तरफ वाली डायरेक्शन, इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन इस जॉइंट पर क्या है, जॉइंट की तरफ। और आप इक्विलिब्रियम बनाओगे तो जॉइंट की तरफ ये है, ये तो केवल मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई थी। अब अगर मेंबर के अंदर आप देखोगे तो इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे। ये तो जॉइंट की तरफ है, इस जॉइंट पर आपने इक्विलिब्रियम बनाया, तो जॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन आपने ऐसे दिखाई है, तो जॉइंट के जस्ट पीछे क्या होगी, इसके बिल्कुल इक्वल और अपोजिट, इस तरह से। तो अब आप देखिए, आपको तो मेंबर में देखना है, जॉइंट पर थोड़ी ना देखना है। तो मेंबर में फोर्स कैसा है अंदर, इस तरह से, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन। तो कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स। तो मोटा मोटा हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर जॉइंट की तरफ है फोर्स की डायरेक्शन, ये केवल फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है, ये मेंबर की नहीं है ये। और फोर्स और मेंबर दोनों एक ही एंगल पर होंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स एक्सियल है। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर जॉइंट की तरफ है, जॉइंट की तरफ जा रहा है, तो हमको लग तो ऐसा रहा है कि ये हमारा टेंशन है, लेकिन होगा क्या, अपोजिट। क्यों होगा, वो मैंने आपको बता दिया, जॉइंट की तरफ ऐसे है, मेंबर में अगर आप देखोगे तो उसके इक्वल अपोजिट लगेगा। इक्वल अपोजिट क्या होता है हमारा, अगर आपको ये टेंशन दिख रहा है तो होगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन दिख रहा है तो टेंशन। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आप सोचोगे कि जॉइंट से दूर जा रहा है, तो दूर पर मैं इस तरह से लगा देता हूं, इसमें ऐसे, ठीक है। तो ये केवल जॉइंट वाली चीज थी हमारी। अगर आप मेंबर की देखोगे तो मेंबर में क्या हो रहा है, इसके इक्वल और अपोजिट। इक्वल अपोजिट का मतलब क्या है, ये हो गया इसके अपोजिट। तो मेंबर में कौन सा फोर्स लग रहा है हमारे, टेंशन। मेंबर में कौन सा लग रहा है, ऊपर, कंप्रेशन, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं याद रखने के, या तो आप पूरे पूरे मेंबर को ऐसे देखो कि केवल इसको देखा आपने, ये जो डायरेक्शन थी ना, जॉइंट से बाहर, जॉइंट से दूर, जॉइंट से दूर, तो आपने देखा लग क्या रहा है अपन को, कंप्रेशन, तो उसका अपोजिट होगा। या तो आप ऐसे याद रखो कि जो आपको लग रहा है उसके अपोजिट फोर्स है, ठीक है ना, अपोजिट नेचर का। आपको लग रहा था कंप्रेशन, लेकिन कैसा है, टेंशन।
यहाँ पर आपको टेंशन लग रहा था, लेकिन कैसा है, कंप्रेशन। या तो ऐसे ध्यान रखो, या फिर आप क्या याद रखोगे कि अगर जॉइंट की तरफ दिख रही है डायरेक्शन, जॉइंट की टुवार्ड जॉइंट, तब तो कंप्रेशन है, जॉइंट से दूर भाग रहा है तो टेंशन है। दोनों में से किसी भी तरीके से, लेकिन किसी एक तरीके से आप याद रखो। और टेंशन को हमेशा आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव, और कंप्रेशन को नेगेटिव लिखोगे। ठीक है ना। अब अपन इसको ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, अब दूसरी बात है कि सर आपने इसको जॉइंट की तरफ ही क्यों माना, जॉइंट के बाद उधर तरफ क्यों नहीं माना, आप इसको अपोजिट डायरेक्शन मान लेते, ऐसे मान लेते ना, आप इसको ऐसे ना करके और आप इसको ऐसे कर लेते। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, मुझे करना क्या है, मुझे तो इस वाले जॉइंट पर, मतलब ये जो जॉइंट है मेरा ए, इस पर मेरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करना है, और उसकी सहायता से मैं क्या ज्ञात करूँगा, फोर्स ज्ञात करूँगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी होती है, समेशन एफ वाई बराबर 0, दो ही यूज़ करनी है, एफ वाई और एफ एक्स। तो पहले मैंने एफ वाई बराबर 0 यूज़ करी, तो उससे क्या होगा, देखो आपका ये एफ डी है इस डायरेक्शन में, तो एफ डी के दो कंपोनेंट होंगे, ये इस डायरेक्शन में एफ डी लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये तो लग रहा है एफ ए डी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा और एक ये तो होगा हमारा 45 डिग्री है, तो एफ ए डी कॉस 45, और ये होगा एफ ए डी साइन 45। ठीक, तो एफ ए डी के दो कंपोनेंट हो गए, एफ ए डी साइन 45, एफ ए डी कॉस 45। ठीक है, और तो इस वाले जॉइंट पर कितने फोर्स लग गए, देखें तो इस जॉइंट पर 4 फोर्स हो गए, दो तो है वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन कौन से हैं, एक तो आर ए और एफ ए डी साइन 45, और दूसरा कौन सा है हमारा, एफ ए बी और एफ ए डी कॉस 45। 4 प्रकार के फोर्स लग गए हमारे इस पे। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन आउटर की तरफ मानता तो क्या होता, तो मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी एफ वाई बराबर 0, तो एफ वाई क्या है मेरा, एक तो आर ए है वाई डायरेक्शन में, अपवर्ड है इसलिए मैं इसको प्लस मान रहा हूँ। ठीक है, डाउनवर्ड वाले को माइनस मान रहा हूँ। अपवर्ड को प्लस माना, दूसरा वाला क्या है, एफ ए डी, तो मैंने जब इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ली थी तो उससे मेरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ दिखा था, ऊपर ये भी ऊपर आ गया, तो ये हो गया मेरा एफ ए डी साइन 45 बराबर 0। बात क्लियर है। तो यहां से आर ए की वैल्यू मुझको मालूम है 5 प्लस में एफ ए डी साइन 45 बराबर 0, तो यहाँ से एफ ए डी क्या हो गया, -5 बटे साइन 45 बराबर -5√2। साइन 45 वैल्यू कहते हैं 1/√2, 1/√2, √2 ऊपर माइनस, तो एफ ए डी की वैल्यू जो है वो क्या आई मेरी, -5√2 आई, माइनस आई। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो मेरी गलत डायरेक्शन थी, तो फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लग रहा। फोर्स एक्चुअल में किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे लग रहा है। बात क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे लग रहा है, तो आप जो बताओगे ना कि ये कंप्रेशन है या टेंशन है, आप ये किसको देखकर बताओगे, ये माइनस प्लस को देख के नहीं बताओगे, आप बताओगे इस डायरेक्शन को देख करके। तो पहले मेरी डायरेक्शन करेक्ट करें। डायरेक्शन कैसे करेक्ट होगी कि जो मैंने मानी है वो मेरी गलत डायरेक्शन है, मतलब वो क्या है, इस तरीके की डायरेक्शन है ऐसी, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या बता रही है आपकी, इसकी तरफ जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ए डी बराबर 5√2 कंप्रेशन। ठीक है ना, अब मेरी डायरेक्शन बिल्कुल, तो इसलिए मैं क्या है, मैं जब ऐसे कर रहा था तो मेरी वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, नेगेटिव आने के बाद में फिर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, समझ रहे हो, तब जाकर के वैल्यू मेरी ये पॉजिटिव आई है, और मैंने उसको क्या बोला, कंप्रेशन। ठीक है, तो अब मैं इस चीज से बचना चाह रहा हूं, किस चीज से, कि ये गफलत ना हो पाए। अब देखिए, अगर मैं इसको अंदर की तरफ मानता ऐसे, एफ ए डी साइन 45, एफ ए डी कॉस 45, मुझे मालूम है कि आर ए ऊपर लग रहा है और ये टोटल की वैल्यू 0 है, तो ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो मैं चाह रहा हूं कि आर ए बराबर वो हो जाए, जब आर ए
ऊपर वाले के बराबर कब होगा, जब उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। आर ए बराबर एफ ए डी साइन 45, ठीक है ना। तो आर ए बराबर एफ ए डी साइन 45, तो एफ ए डी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है ना। तो जब इसकी वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाएगी तो मेरे को ये साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले केस में देखिए समेशन एफ वाई बराबर 0, आर ए ऊपर की तरफ है, ठीक, इसको मैं प्लस मान रहा हूँ। एफ ए डी कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इसको माइनस मान रहा हूँ, ठीक है, माइनस। तो एफ ए डी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 बटे साइन 45, ऑटोमेटिकली अपनी क्या आ चुकी वैल्यू 5√2। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने डायरेक्शन मानी थी वो शुरू में मैंने ऐसे मान ली कि मेरी वैल्यू पॉजिटिव आए, मैंने शुरू में ही डायरेक्शन ऐसे मानी। तो डायरेक्शन आपको कैसे माननी है कि ये जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और अपोजिट कब होगा, जब आप डायरेक्शन नीचे की तरफ मानोगे। बात क्लियर है कि नहीं। इससे मेरा 5√2 आया और आपने देखा कि ये किसकी तरफ है, जॉइंट की तरफ है। तो जॉइंट की तरफ है। अब मैं इसको कंप्रेशन लिखूँ या टेंशन लिखूँ, तो वही दो तरीके, या तो आप क्या करो, जॉइंट की तरफ है तो आपके माइंड में आ रहा है ये ऐसे है सीन, ऐसी तो है देखो डायरेक्शन, ये इस वाले जॉइंट पे ऐसे होगी, इसका मतलब टेंशन दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके अपोजिट होगा, क्या होगा, कंप्रेशन। या तो आप ऐसे सोचो, नहीं तो फिर कैसे सोचो कि जब ये वाला केस होता है ना, कौन सा वाला, जॉइंट की तरफ होगा, तो जॉइंट की तरफ को होगा कंप्रेशन, और जॉइंट से दूर होगा तो टेंशन। तो जॉइंट की तरफ है तो कंप्रेशन है। अब दूसरा वाला देखो, आप एफ ए बी निकालना चाह रहे हैं अपन, तो एफ ए बी को कैसे निकालेंगे, इसको भी यहीं पर लिख देते हैं अपन। देखो भाई, एफ ए बी निकाला, तो एफ ए बी कैसे निकलेगा, इसी जॉइंट पर वर्टिकल वाले से तो ये निकल गया, समेशन एफ वाई बराबर 0 से तो मेरा एफ ए डी निकल गया, ठीक है ना। अब एफ ए डी की वैल्यू मुझे मालूम है, तो अगर मैं इसमें समेशन एफ एक्स बराबर 0 कर दूं, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, एफ ए बी और एफ ए डी कॉस 45। तो क्या हो गया भाई, एक को पॉजिटिव मान लो, जो लेफ्ट साइड में इसको पॉजिटिव मान लो, चाहे इसको पॉजिटिव मान लो। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, एफ ए बी पॉजिटिव है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव होगा, माइनस एफ ए डी कॉस 45 बराबर 0। एफ ए बी बराबर एफ ए डी कॉस 45, एफ ए बी बराबर एफ ए डी की वैल्यू कितनी है, 5√2 इंटू कॉस 45, 1/√2 कितना आ गया, 5 किलोन्यूटन। क्या आएगा 5 किलोन्यूटन, जॉइंट से दूर भाग रहा है मतलब टेंशन, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन निकालते हैं इन वैल्यूज़ को। जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, जैसा आपको फॉलो करना है बस यही चीज़ फॉलो करनी है। हो सकता है आपको अभी ये कठिन लग रहा हो, समझ में नहीं भी आ रहा हो, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार करोगे फिर ये चीज़ आपके टिप्स पे हो जाएगी। मैं एक बार इसका ब्रीफ रिवीजन कर देता हूँ। हमको इस क्वेश्चन के अंदर सभी मेंबर में फोर्स निकालना है, ध्यान से सुन लेना जिसके समझ में नहीं है। फोर्स निकालना है सभी मेंबर में। सबसे पहला स्टेप हमारा रिएक्शन निकालना है। तो रिएक्शन सेंटर पर लगी तो मैं डायरेक्टली भी जानता हूँ, सिमेट्रिक लोडिंग है तो दोनों पर हाफ हाफ पहुंच जाएगी, 5 किलोमीटर यहाँ पर, 5 किलोमीटर यहाँ पर। लेकिन सॉम की तरह अगर हम करें तो इस तरह से रिएक्शन निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन सहायता से 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करते हैं, 1 और 1 2, और ये हमारी वैल्यू आ गई दोनों की 5 किलोमीटर। बात क्लियर है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक एक जॉइंट को पकड़ते हैं। मैंने जॉइंट पकड़ा ए, तो ए जॉइंट को जब मैंने पकड़ा तो ए जॉइंट पर मैंने देखा जॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन मेरे मेंबर की है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो मैंने इस वाले जॉइंट पर ये 1 2 3 फोर्स है, एक तो आर ए है, इस वाले डायरेक्शन में एफ ए बी होगा, इस मेंबर में इसमें एफ ए डी फोर्स होगा। इनकी डायरेक्शन अपन को खुद को चूज़ करनी है कि मैं इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ करूँ या ऊपर की तरफ। कैसे करूँगा, मैं हमेशा जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन सोचूंगा कि ये वर्टिकल आर ए लग रहा है, तो इस इंक्लाइंड का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इसके अपोजिट लगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये बराबर ये, तो मेरी वैल्यू जो आएगी इसकी वो बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रखी, क्योंकि डाउनवर्ड रखने से इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, तो आर ए बराबर ये हो जाएगा, तो एफ ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो मैंने आर ए अपवर्ड डायरेक्शन वाला प्लस लिया है तो डाउनवर्ड का माइनस, या फिर अपन देखो आर ए बराबर ये हो जाएगा ना, माइनस को उधर भेजो तो 5 माइनस ये बराबर 0, तो एफ ए डी की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव कितनी आई, 5√2। मेरी डायरेक्शन चूज करने से एफ ए डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। डायरेक्शन चूज कैसे करेंगे आप समझ जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको।
इस तरह से मैंने इसकी चूज़ करी है। एफ ए डी की वैल्यू ये तो आ गई, लेकिन ये कंप्रेशन है या टेंशन है ये कैसा पता करेंगे? ये जो है सी इन इक्विलिब्रियम का ये जॉइंट पर है। जॉइंट से आप दूर देखोगे मेंबर के अंदर, तो मेंबर में फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो मेंबर में फोर्स कैसा लगेगा? जॉइंट पर ऐसे है तो मेंबर में लगेगा ऐसे। जॉइंट पर कैसे होगा? ये जॉइंट की तरफ है तो मेंबर में फोर्स लगेगा ऐसे। इसका मतलब मेंबर में क्या हो रही है? ये मेंबर में हो रही है कंप्रेशन, इसलिए क्या है? ये कंप्रेशन। तो आप तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही देखोगे तो क्या याद रखोगे? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जॉइंट की तरफ है डायरेक्शन तो है कंप्रेशन, और जॉइंट से दूर है डायरेक्शन तो है टेंशन। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा अपना? ये दूसरे वाले में ये हो जाएगा हमारा टेंशन। ठीक है ना? इस तरह से हम इसमें ज्ञात करेंगे। अब आपने जब ये निकाल दिया, एफ ए डी पता चल गया, पहले इंक्लाइंड वाले का ही निकालेंगे। अब हमको एफ ए बी निकालना है। एफ ए बी के लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेज इक्वल करेंगे। तो एफ ए बी इस डायरेक्शन का और इस डायरेक्शन में क्या है? एफ ए डी कॉस 45, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो एफ ए बी बराबर क्या आ गया मेरा? 5√2 कॉस 45। इसकी वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई है। अगर आपकी वैल्यू आपको नहीं पता कि सर हम कैसे जज करें, हम समझ नहीं पाए, तो आपका जो मन में आए वो डायरेक्शन ले लो। आप अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले लेते गलती से तो आपकी वैल्यू क्या आती? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गई तो उसके बाद में आप क्या लिख दोगे? नेगेटिव। जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो गलत थी, डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? कंप्रेशन। ऐसे मत लिख देना -5√2 और फिर कंप्रेशन, वो गलत है। ये आपका बिल्कुल सही है। या तो आप ये लिखो 5√2 किलोमीटर, या फिर आप -5√2 लिख दो, लिख के छोड़ दो, दोनों का मतलब एक ही। इस तरह से अपन निकालते हैं। ठीक है ना? अब एक और तरीका होता है इसके अंदर फोर्सेज को निकालने का। देखो, साइन वाले से करोगे ना आप, साइन वाले से भी कर सकते हो। साइन वाले से आप कैसे करोगे? ये जो था ना, ये तो बिल्कुल ऐसे है, और ये एफ ए डी, देखो ये तो है अपना एफ ए बी, और ये है आर ए, और ये है एफ ए डी। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और ये कितना है? 135 डिग्री। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये भी अपना 90 और 35, ये भी 135 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इस डायग्राम को मैंने ऐसे डायग्राम में चेंज कर दिया, तीनों अलग अलग डायरेक्शन। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को साइन वाला फॉर्मूला पता है कि साइन क्या कहता है? जो फोर्स लग रहा है वो, मतलब जैसे एफ ए डी लग रहा है, एफ ए डी अपॉन में साइन 90 बराबर ये अपॉन इसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन, एफ ए डी अपॉन साइन 90। एफ ए बी ये लग रहा है, एफ ए बी अपॉन में इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये साइन 135 बराबर आर ए अपॉन में साइन 135 डिग्री। यही तो होगा। साइन वाले रूल से अगर हम देखें तो साइन वाले रूल से आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपको केवल इसको इस तरह से डायग्राम को कन्वर्ट करना है कि ये सारे तीनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग जाएं। तो मैंने इस तरह से बना दिया डायग्राम। इनके बीच का एंगल मैंने ज्ञात कर लिया, ये 90 था। ये आप इसको आगे भेज दोगे तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, तो 90 और 45 135 डिग्री। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है? फोर्स उसके सामने का साइन, फोर्स उसके सामने का साइन, फोर्स उसके सामने साइन क्या रहता है? बराबर होते हैं तीनों। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, एफ ए बी निकालोगे। यहाँ से अगर मैं एफ ए बी को निकालता हूँ तो देखो भाई, एफ ए बी अपॉन साइन 135 क्या है? आर ए अपॉन साइन 135 है। तो एफ ए बी क्या हो जाएगा? बराबर आर ए अपॉन साइन 135 इंटू ये साइन 135, मतलब साइन 135 कट गया। तो हमारा यहाँ से आया एफ ए बी जो है वो आर ए के बराबर, और आर ए कितना है? 5 किलोमीटर। देखो भाई, एफ ए बी की वैल्यू 5 किलोमीटर तो आई है हमारी, सिंपल सी बात है। प्लस आ रहा है मतलब टेंशन है। ऐसे ही आप एफ ए डी निकालना चाह रहे हो तो इन दोनों का यूज़ करो। तो एफ ए डी क्या होगा? साइन 90 ऊपर, साइन 135 नीचे, आर ए साइन 90 अपॉन साइन 135।
ये वैल्यू आप निकालोगे तो -5√2 आएगी। -5√2 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब कंप्रेशन है। तो इस तरह से आप साइन वाले रूल का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन बाकी के मेंबर्स का फोर्स और निकालते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ भाई, और साइन वाले को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और नीचे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो आप केवल वहीं तक लिखना, साइन वाला मत लिखना। साइन वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई। ये डायग्राम मैंने कॉमन बना रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सबको दिखाना है मेरे को। ये एक ही बार बनेगा स्टार्ट में, बार बार मत बनाना। तो वो जो अपन ने लिखा था ना, FAB बराबर 5√2, 5 किलोन्यूटन टेंशन, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है बाय साइन रूल। साइन रूल से कैसे निकालेंगे, ये रहा जॉइंट A, इस पर ये लग रहा है RA जिसकी वैल्यू पता है, ये लग रहा है FAB, FAD 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो अपन को पता है इस रूल से कि क्या पता है, FAD और उसके सामने का साइन 90 डिग्री बराबर FAB अपॉन साइन 135 RA अपॉन में साइन 135 डिग्री। इसलिए पहले FAB निकाल लेता हूँ, या फिर ये FAD अपॉन साइन 90 बराबर RA अपॉन साइन 135। तो FAD कितना होगा, RA की वैल्यू पता है 5 गुणा में साइन 90 अपॉन साइन 135 डिग्री। तो FAD की वैल्यू आई -5√2 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, FAB अपॉन में साइन 135 बराबर RA अपॉन में साइन 135। तो FAB बराबर 5 गुणा साइन 135 बटे साइन 135। तो देखो भाई, या तो आप वो जॉइंट वाला मेथड यूज़ करके फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करते जैसा कि पहले किया था, या फिर आपको जॉइंट मेथड का यूज़ करके और जॉइंट पर आपने इस तरह से इन तीनों को बाइफिकेट कर दिया, फिर आप साइन का यूज़ करो। तो एक इक्वेशन से, केवल इसी इक्वेशन से आपकी दोनों चीज़ निकल गई। यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन फायरेक्शन कुछ नहीं करना। नेगेटिव आया इसका मतलब कंप्रेशन है, पॉजिटिव आया इसका मतलब टेंशन है। नेगेटिव आया है उसका मतलब कंप्रेशन, पॉजिटिव आया इसका मतलब टेंशन, बस। तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो भैया अपने दो फोर्स निकल चुके हैं, एक और एक, दो, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ जॉइंट बी की, जिसकी सहायता से मेरा BC मेंबर में निकल जाएगा फोर्स। जॉइंट बी की बात करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई कंप्लीट को। तो इसके ये डायग्राम बार बार नहीं बनाना, मैं इसे मिटाता हूँ। जॉइंट बी से मेरा किस मेंबर में निकलेगा, जॉइंट बी से मैं फोर्स निकाल पाऊंगा एक तो BD में और एक BC में, इन दोनों में निकाल लूंगा। तो मैं लिखता हूँ जॉइंट बी। जॉइंट बी कैसा है हमारा, ये रहा जॉइंट बी। एक तो लग रहा है ये 10 किलो न्यूटन, ये तो पता ही है। अब इसकी डायरेक्शन मेरे को मालूम है कि जॉइंट से क्या आएगी, बाहर की। अब ये डायरेक्शन मतलब ना, जॉइंट पर तो क्या होगा, ये ऐसी डायरेक्शन होगी और मेंबर की डायरेक्शन ऐसी। तो जॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। तो ये वाली डायरेक्शन भी कैसे लूँ, इस वाले मेंबर में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, तो मेरी ये वाली वैल्यू
पॉजिटिव ही आएगी। तो ये है मेरा एफ बी सी और ये है एफ ए बी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट ले ली एफ बी डी। तो यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है। आप कौन सा फोर्स निकालना चाह रहे हो, पहले मैं लिखता हूँ, पहले मैं निकालूंगा फोर्स, अगर मैं समेसन एफ वाई बराबर 0 कर देता हूँ तो मेरा 10 और ये दोनों बराबर, मतलब एफ बी डी -10 बराबर 0। तो एफ बी डी की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 10 किलो न्यूटन। ये पॉजिटिव आ रही है, जॉइंट से दूर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन है। ऐसी अगर अपन क्या करें, समेशन एफ एक्स 0 कर दें तो एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो एफ ए बी है और एक एफ बी सी है। तो आप पॉजिटिव किसी को मान लीजिए, एफ बी सी को पॉजिटिव मान लिया इधर वाले को, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव। एफ ए बी बराबर 0, तो एफ बी सी बराबर एफ ए बी बराबर, एफ ए बी की वैल्यू कितनी थी भाई, 5 किलो न्यूटन। तो एफ बी सी बराबर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 किलो न्यूटन, और ये क्या होगा अपना टेंशन। तो सिंपल सा मैंने इस पर एक लिमिट कंडीशन का यूज़ किया दो, एक तो समेशन एफ वाई बराबर 0, एफ वाई 0 किया तो ये डायरेक्शन, मैंने देखो ये डायरेक्शन इन दोनों की क्या मानी है, ये जो लग रहे हैं फोर्स उसके अपोजिट, इसके अपोजिट तो ये मानी है और इसके अपोजिट ये दोनों तो हम ज्ञात कर चुके हैं ना। इनके अपोजिट मानने से क्या फायदा होगा, मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रही है। ये था मेरा रीजन अपोजिट डायरेक्शन मानने का। तो आपने जब अपोजिट मान ली तो अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो एफ बी डी, ठीक है, तो डाउनवर्ड वाला क्या हो गया मेरा नेगेटिव। या आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो एफ बी डी बराबर 10 किलो न्यूटन, क्योंकि ये वाले फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों फोर्स भी बराबर होंगे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे एफ बी सी बराबर एफ ए बी। अब पूरे लिख करके आप ऐसे करोगे तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ समेशन एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स 0 का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू 0 है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं एफ बी सी और एफ ए बी। तो इस वाले डायरेक्शन, तो राइट साइड वाले को पॉजिटिव मानूंगा तो लेफ्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव। इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया तो दूसरा वाला हो गया नेगेटिव, एफ ए बी बराबर 0। तो इसको माइनस उधर चला गया तो प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू पता है 5 किलोमीटर होती है, तो ये 5। तो जॉइंट से दूर जा रहा है इसलिए टेंशन, जॉइंट से ये भी दूर जा रहा है इसलिए टेंशन। लेकिन अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर में क्या सीन होगा इसके अंदर, इस तरह से मेंबर में आप जॉइंट से दूर ऐसे नहीं, मेंबर में कैसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक है, क्योंकि जॉइंट से दूर इस तरह से जा रहा है। तो सॉरी, ये तो जॉइंट वाला सीन हो गया, जॉइंट से दूर ऐसे जा रहा है ना, तो मेंबर में क्या होगा, इसके अपोजिट। ये जॉइंट से दूर इसके अपोजिट मतलब है, तो मेंबर में कैसे दिख रहा है आपको, यूं हो रहा है, मतलब टेंशन हो रही है। अब केवल एक मेंबर में फोर्स रह गया डीसी में, उसके लिए मेरे को सी जॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। तो सी जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन लिखेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं जॉइंट बी को, फिर जॉइंट सी को करता हूं मैं। जॉइंट बी को मिटाते हैं अपन, मैं इसे मिटाता हूं। अब करते हैं अपन जॉइंट सी। जॉइंट सी जॉइंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है आपको दिख रहा है, सॉरी, एक तो है ये आर बी, और इस पर कैसा होगा, जॉइंट से दूर जा, और इस पर ये है अपना। तो देखो इस वाले पर आप ये जो मेंबर में फोर्स एफ सी डी जो मेंबर है, सी डी मेंबर, इसमें फोर्स मैं कैसे दिखाऊं, उस फोर्स की डायरेक्शन अप ऐसे दिखाऊं या नीचे की तरफ, डायरेक्शन तो देखनी है। तो अगर मैं इसको ऊपर दिखाऊंगा तो इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैं हमेशा क्या करूंगा, जो मुझे ज्ञात है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर है, वो नीचे कब होगा, जब मैं इस फोर्स को कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा। तो ये मेरा लग रहा है एफ सी डी लिख दो आप, या डी सी, एफ डी सी लिख दिया मैंने डी सी। तो एफ डी सी का एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होगा ये 45, तो ये भी 45, तो एफ डी सी कॉस 45, और ये एफ डी सी
साइन 45। अब क्या हो गया, और ये कौन सा फोर्स है, ये है मेरा एफ बी सी जो मैंने अभी निकाला था। तो अब इसके अंदर मैं चाहे तो ये वाला करूं एफ डी सी कॉस 45 बराबर एफ बी सी, चाहे मैं करूं एफ डी सी साइन 45 बराबर आर बी। कैसे कर लूं, चाहे हॉरिजॉन्टल वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊं चाहे वर्टिकल वाली, मेरा आंसर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को एफ बी सी भी पता है और आर बी पता है। तो मैं इसमें लिखता हूँ समेसन एफ वाई बराबर 0। एफ वाई 0 है तो एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से लग रहे हैं फोर्स, एक तो आर बी लग रहा है और एक ये लग रहा है। आर बी अपवर्ड है इसलिए इसको पॉजिटिव लिख दिया, ये डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लिख दिया। नेगेटिव एफ डी सी साइन 45 बराबर 0। तो हमारा एफ डी सी आप उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो एफ डी सी किसके बराबर हो जाएगा, आर बी अपॉन साइन 45। तो एफ डी सी बराबर आर बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 5, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो 5√2 प्लस का आ रहा है ये किलो न्यूटन। मतलब प्लस का मतलब क्या, हमारी डायरेक्शन सही है। और डायरेक्शन कैसी है, इसकी तरफ है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है भैया, कंप्रेशन हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, जॉइंट की तरफ है, जॉइंट से दूर होता तो टेंशन होता। ये अपने डीसी मेंबर में भी आ गया। तो डीसी मेंबर में क्या हो रहा है, डीसी मेंबर में हो रहा है भैया कंप्रेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी हमारे मेथड ऑफ जॉइंट से रिलेटेड जो हमने निकाले, किस तरह से अपन इसके अंदर निकालते हैं। तो ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया था। आपके क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन दे करके केवल एक मेंबर का पूछ गया, या तो इसका पूछ लिया या इसका पूछ लिया, तो आप डायरेक्टली एक जॉइंट की इक्वेशन लगाओगे और तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कंप्लीट डिटेल में करवाया है। बाकी क्वेश्चंस आपके नॉर्मल आते हैं, ऐसे निकाल देंगे जॉइंट मेथड से। काम वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं इसे मिटाता हूँ और अपन पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन सबको हार्ड लगता है, लेकिन उसका यूज़ बहुत सिंपल है। कैसे यूज़ करते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो अपन दूसरा बी जो था, बी था या 2 था, जो भी वो लिख लेना, मेथड ऑफ सेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे अपन मेथड ऑफ सेक्शन में, भाई साहब इस मेथड में अपन क्या करते हैं, जो भी मेंबर है ना, जिस मेंबर में आपको फोर्स चाहिए उस मेंबर को एक सेक्शन के द्वारा अपन काट देते हैं। ठीक है, और सेक्शन के द्वारा काट के उस सेक्शन के एक तरफ, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, एक तरफ इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके फिर अपन जो भी मेंबर में फोर्स ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि भैया इस वाले मेंबर में फोर्स निकालो। इस मेंबर में फोर्स निकालना है तो मुझे एक सेक्शन काटना है इस मेंबर को, जो सेक्शन इस मेंबर को काट दे। अब भाई सेक्शन ऐसा तो हो नहीं सकता केवल इतना सेक्शन, सेक्शन तो पूरा ही काटना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे काटूं या फिर मैं क्या करूं, ऐसे ना काट के सेक्शन कैसे काट दूं, ऐसे काट दूं। 2 तरीके हैं, मैं दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकता हूं। चाहे तो मैं इसको वर्टिकल काटूं या ऐसे, ठीक है ना, वो आपकी सुविधा है। सेक्शन को काटना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेक्शन किस तरह से काटा जाए। कुछ ऐसे काट देंगे, यही तो काटा था मेंबर, ये मेंबर कटना चाहिए, ऐसे काट दिया, या फिर ऐसे काट दिया। तो सेक्शन को किस तरह से काटे, सेक्शन को इस तरह से काटना है कि उसमें मेंबर, कटे हुए मेंबर्स की संख्या मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम किस में आएगी, इस वर्टिकल वाले में ही आएगी, इसमें भी उतनी आएगी। ठीक है ना, तो आप इस तरह से काटोगे तो इसमें 1 2 3 मेंबर कट रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम आए और उसके एक तरफ लोड फोर्स जरूर होने चाहिए। तो आप ऐसे काटोगे तो इस साइड फोर्स आ गया है, रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सटर्नल लोड आ ही चुका है। तो अपन को इस तरह से सेक्शन को काटना है कि हमारे सेक्शन में मिनिमम, सेक्शन काट रहे हो उसमें कटने वाले मेंबर की संख्या मिनिमम हो और सेक्शन के
एक तरफ केवल एक ही एक्सटर्नल लोड मिले। ये रहा एक्सटर्नल लोड, दो हैं, दो रिएक्शन एक्सटर्नल है, इनमें केवल एक ही मिल पाए। अगर आप इस तरह से काट दोगे ना, अगर आपने इस सेक्शन को इस तरह से काट दिया तो सेक्शन के, देखो ये तो हो गया सेक्शन का राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो सेक्शन में इसमें भी कितने मेंबर कटे हैं? 3 ही कटे हैं। लेकिन सेक्शन के एक तरफ इस साइड तो एक भी नहीं है एक्सटर्नल लोड, और इस साइड कितने हो गए? सारे इस साइड हो गए। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। क्या करना है कि सेक्शन ऐसे काटना है, आपने ये काट दिया तो आपके मेंबर भी 1 2 3 कट रहे हैं, और इसके एक तरफ, केवल एक तरफ ही आपके क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल लोड मिल रहा है। ठीक है ना, मिनिमम एक एक्सटर्नल लोड प्राप्त हो रहा है। अब ये सी ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको जिस भी मेंबर में फोर्स निकालना है वहाँ से एक सेक्शन को काटना होगा, और उस सेक्शन में मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए, और उसके एक तरफ मिनिमम एक लोड तो हो। ठीक है ना, तो आपने ये सेक्शन काटे। सेक्शन काटने के बाद में फिर जो भी आपके मेंबर उनमें जो फोर्सेज हैं उसका आप क्या करोगे? इक्विलिब्रियम लोगे। किसी भी जॉइंट के रेस्पेक्ट में आप इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके फिर आप क्या करो, या तो चाहे राइट हैंड साइड का इक्विलिब्रियम लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का, एक तरफ का इक्विलिब्रियम करके फिर आप क्या याद कर लोगे? फोर्स को डायरेक्टली याद कर लोगे। ठीक है ना, एक तरफ का, चाहे आप RHS का इक्विलिब्रियम करो, चाहे इक्विलिब्रियम क्या होता है, RHS में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबका ये जीरो होगा, उन सबका ये जीरो होगा, उन सबका मोमेंट जीरो होगा। यहाँ पर तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करते हैं। पिछले मेथड में केवल 2 का यूज़ करते थे, यहाँ पर लेकिन तीनों का ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं यूज़, जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी तो थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, तो अपन पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। और यही क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। तो पहले अपन इसके बारे में लिखते हैं 1 2 लाइनें। इस मेथड में जिस मेंबर में फोर्स ज्ञात करना होता है उस मेंबर से एक उस मेंबर को काटता हुआ एक सेक्शन, उस मेंबर को काटता हुआ एक सेक्शन लिया जाता है। ठीक है, वह इस सेक्शन के एक तरफ RHS या फिर LHS, एक साइड, एक तरफ इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करके फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? सेक्शन कैसे लें। सेक्शन कैसे लेंगे भाई अपन? सेक्शन इस प्रकार लेना चाहिए कि सेक्शन से कटने वाले मेंबर्स की संख्या मिनिमम हो, व सेक्शन के एक तरफ मिनिमम एक एक्सटर्नल रिएक्शन
ऐसे आपको लेना, ये सुविधा के लिए लिख दिया मैंने कि अपन कैसे चूज करें। ऐसा सेक्शन चूज करना है कि सेक्शन से मिनिमम नंबर कटे, पहली बात। लेकिन ऐसा होगा कि ऐसा केस हो गया कि 3 मेंबर कट रहे हैं, 2 प्रकार के सेक्शन बन रहे हैं, ऐसे काटेंगे तब भी 3 कट रहे हैं, ऐसे भी 3 कट रहे हैं, तो उन दोनों में से कौन सा लें? उन दोनों में से वो लोगे जिसमें उसके एक तरफ मिनिमम एक रिएक्शन मौजूद हो, ठीक है ना, सेक्शन के एक तरफ मिनिमम एक एक्सटर्नल रिएक्शन। तो आप कौन सा वाला यूज करोगे? दूसरा। इस तरह से अपन करते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन भी आप यहीं पर लिख लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। कैलकुलेट फोर्स इन मेंबर force in member ED of the truss shown in figure। देखो भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा, इसमें देखिए आप, कैलकुलेट फोर्स इन मेंबर ईडी ऑफ द ट्रस शोन इन फिगर। ये आपको ट्रस दे दिया, इसमें मेंबर ईडी मेंबर में फोर्स पूछ रहा है केवल। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। क्यों आते हैं? क्योंकि एक ही मेंबर में पूछ रहा है। अब भाई ईडी मेंबर में पूछ रहा है, सब में तो पूछ नहीं रहा, तो आप मेथड ऑफ जॉइंट से करने बैठ गए। मेथड ऑफ जॉइंट से आप यहां पर कब पहुंचोगे? यहां पर आप तब पहुंच पाओगे, पहले आप ये रिएक्शन निकालोगे, रिएक्शन इसमें भी निकालनी पड़ी, रिएक्शन निकालने के बाद में आप इस मेंबर में फोर्स निकालोगे, इसमें निकालोगे, उसके बाद फिर आप इस वाले मेंबर में फोर्स निकालोगे, तब जाकर के आप डी जॉइंट पर अप्लाई करोगे, फिर आपका ये इसमें निकलेगा। तो कम से कम नहीं तो 1 पेज की कैलकुलेशन हो गई, इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो मेथड ऑफ जॉइंट तो इसमें फिजिबल है नहीं, तो अपन क्या करें फिर? अब अपना मेथड आता है दूसरा, मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन क्या कहता है कि भैया पहले तो जिस मेंबर में फोर्स चाहिए वहां से होता हुआ एक सेक्शन काटो, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और मैं इसी का सॉल्यूशन में यही डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, आपको अलग से बनाना पड़ेगा। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब अपना सॉल्यूशन क्या है? ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में भाई सबसे पहले तो अपन मेंबर काटें। सेक्शन में ऐसे काटूं वर्टिकल या ऐसे काटूं? ऐसे काटता हूं तब भी 1 2 3 कट रहे हैं, ऐसे काटता हूं तब भी 3 कट रहे हैं। लेकिन ऐसे काटने पर इसके एक तरफ एक भी नहीं है, जबकि मिनिमम एक रिएक्शन तो होनी चाहिए। तो फिर मैं सेक्शन कैसे काटूंगा? एक्स एक्स ऐसे काटूंगा, ठीक है ना। तो सेक्शन तो मैंने ऐसे काट दिया। रिएक्शंस पहले अपन लिखेंगे, रिएक्शंस, रिएक्शन हमारी ये तो है आर ए और ये है आर सी। आर ए बराबर आर सी बराबर 10/2 बराबर, भाई इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, पूरा पूरा नहीं करवा रहा मैं। सेंटर पर लग रहा है तो दोनों पर रिएक्शन बराबर होगी 5 किलोन्यूटन, ठीक है ना। ये हमारी रिएक्शन होगी। अब क्या करेंगे हम? सेक्शन के एक तरफ इक्विलिब्रियम, तो एक तरफ में इसके अब सेक्शन एक्स एक्स की बात करते हैं। तो एक्स एक्स पर फोर्स एक तो ये है, एक मेंबर ऐसे कट रहा है, ठीक है। ये देखिए भाई, ये सेक्शन है ना आर एच एस,
ऑफ सेक्शन एक्स एक्स, ये सेक्शन था इसका, मैं राइट हैंड साइड मैं इसका इक्विलिब्रियम देख रहा हूँ। जब आप इस सेक्शन को काटोगे तो एक तो ये मेंबर है, इस मेंबर में फोर्स दिख रहा है मेरे को, कौन सा, ये वाला फोर्स, ये फोर्स कौन सा है, एफ ई डी। एक मेरे को इस मेंबर में फोर्स दिख रहा है कौन सा, एफ बी डी। और एक ये वाला मेंबर कट रहा है तो यहाँ पर भी फोर्स आपको दिखेगा कौन सा, एफ बी सी। और एक एक्सटर्नल लोड है अपना, वो क्या है, ये रहा 5 किलोन्यूटन। तो इस वाले सेक्शन के राइट हैंड साइड कौन कौन से फोर्स अप्लाइड है, 1 2 3 और 4 थे। आप ये मत कहना सर डीसी मेंबर का भी लिखो, डीसी का नहीं लिखूंगा, जो कट रहे हैं केवल उन्हीं मेंबर के फोर्सेस अपन को दिखेंगे। भाई यहां पर काट रहा हूं मैं तो इन मेंबर के फोर्स दिख रहे हैं ना यहाँ सेक्शन पर, तो एक तो ये दिख रहा है एफ ई डी का, एफ बी डी का, एफ बी सी का, और एक एक्सटर्नल तो लग ही रहा है हमारा। तो मैं राइट हैंड साइड का ही इक्विलिब्रियम ले रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब मैं इसका समेशन एफ एक्स करूं, समेशन एफ वाई करूं, या समेशन एम जेड बराबर 0 करूं। देखो अगर आप इसका समेशन एफ एक्स 0 करते हो तो इस सेक्शन के एफ एक्स करोगे ना आप, तो एफ एक्स में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, आप कोई सा भी इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर सकते हो तीनों में से। अगर आप एफ एक्स बराबर 0 करते हो ना, समेशन एफ एक्स बराबर 0, तो एफ एक्स में एक तो एफ ई डी आ गया, और एक ये जो एफ बी डी है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, प्लस में एफ बी डी जो भी आ रहा है हमारा कॉस जो भी थीटा है, प्लस में एक एफ बी सी आ गया बराबर 0। आप इसका यूज करोगे तो इसमें देखो ये तीनों ही अननोन है, हमको तो तीनों ही नहीं पता फोर्स, ना ये पता ना ये पता ना ये पता, तीनों ही अननोन है। तो इसका मतलब मैं इस वाली इक्वेशन का यूज करके मैं नहीं ज्ञात कर पाऊंगा। अब अगर मैं यूज करता हूं इक्वेशन नंबर एफ वाई बराबर 0 करता हूं यूज, तो फिर क्या होता है, एफ वाई बराबर 0 यूज करने पर क्या होगा, वर्टिकल वाले कंपोनेंट कौन से मेरे, इस वाले पर एक तो 5 किलोमीटर है और एक एफ बी डी का जो वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब एफ बी डी साइन थीटा बराबर 5। भाई वर्टिकल वाले केवल दो ही तो हैं, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को बराबर, तो एफ बी डी की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे एफ बी डी की वैल्यू पूछता केवल, तो आप डायरेक्टली केवल ये करके और समेशन एफ वाई बराबर 0 करते तो एफ बी डी एक लाइन में आपका आंसर निकल गया, ठीक है। लेकिन मेरे को तो एफ ई डी निकालना है, तो एफ ई डी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो हमारा मेंबर बी है ना, बी मेंबर, इस जॉइंट पर, बी जॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को 0 करूंगा। तो जब मैं बी जॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 करूंगा तब फिर ये वाला मेरा जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, समेशन एम बी बराबर 0 अपन करके देखते हैं। तो एम बी 0 करेंगे तो बी जॉइंट पर आप मोमेंट लीजिए, एफ ई डी के कारण मोमेंट होगा बी जॉइंट पर, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड क्या है भाई, लोड तो मेरा एफ ई डी, लोड तो ये है एफ ई डी, ये तीन ही तो लग रहे हैं, तो लोड क्या होगा मेरा एफ ई डी इंटू डिस्टेंस क्या हो गई, ये दूरी हो गई, ये जॉइंट पर देखना है ना, लोड इंटू डिस्टेंस यही तो होगी 2 मीटर 2, और कौन से फोर्स है अपना, ये फोर्स है। तो इस फोर्स के कारण एफ बी डी प्लस में एफ बी डी इंटू, तो लोड तो है लेकिन डिस्टेंस तो है नहीं परपेंडिकुलर, मतलब 0, प्लस में ये वाला फोर्स सी बी, तो लोड तो है एफ बी सी इंटू में डिस्टेंस क्या है 0, इसके कारण भी 0 डिस्टेंस। और कौन सा है, ये तीनों तीनों क्लॉक कैसे थे हमारे, क्लॉकवाइज थे, एंटी क्लॉकवाइज, तीनों तीनों ऐसे थे इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है हमारा आर सी है, प्लस में आर सी के कारण क्या होगा, लोड इंटू डिस्टेंस, प्लस में आर सी इंटू में डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर बराबर 0। तो सारे फोर्सेस के कारण जो हमारे मोमेंट थे उन मोमेंट की वैल्यू मैंने 0 के बराबर कर दी है। फोर्स थे 1 2 3 4, तो देखो एफ ई डी इंटू 2 बराबर ये 0 होगी, माइनस 2 गुणा में आर सी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो एफ ई डी बराबर माइनस 5 किलो न्यूटन आ गया। माइनस 5 किलो न्यूटन का मतलब क्या है कि जो मैंने डायरेक्शन मानी थी वो मेरी गलत है। डायरेक्शन कैसी होगी हमारे, इसके जस्ट अपोजिट होगी, और अपोजिट मतलब जो टुवार्ड्स ये है इसकी तरफ जा रहा है, तो क्या होगा हमारा कंप्रेशन, कंप्रेशन हो गया। आप देखिए आपको एफ ई डी निकालना था तो केवल आपने एक इक्वेशन का यूज किया, एम बी बराबर 0
और आपका एक ही इक्वेशन से आंसर निकल गया। तो आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ी कि आपने यहाँ जॉइंट पर इक्वेशन लगाई जॉइंट मेथड से, फिर इन तीनों में निकालो, फिर निकालो, ऐसा नहीं करना। आप तो इसमें क्या करो, एक सेक्शन काटो और फिर सेक्शन काटने के बाद में आपको करना क्या है, सेक्शन काटने के बाद में उसके एक साइड इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करना है। तो मैंने सेक्शन काटा, सेक्शन काटने के बाद में जैसे मुझे अगर क्वेश्चन में बीडी के बारे में पूछता कि बीडी में फोर्स निकालो, तो मैं केवल इसका यूज़ करता। अब वो चीज़ आपके ज़्यादा क्वेश्चन करने से, प्रैक्टिस से आएगी कि मैं क्या करूँ। तो अगर मेरे को बीडी में निकालना होता ना मैम फोर्स, तो मैं केवल ये लगाता समेशन एफ वाई बराबर 0 और एक लाइन में मेरी बीडी की वैल्यू आ जाती। मेरे को ईडी में चाहिए तो मैं क्या करता, केवल इस वाले जॉइंट पर मोमेंट लेता। क्यों लेता इस वाले जॉइंट पर मैंने मोमेंट क्यों लिया है, इस जॉइंट पर मोमेंट लेने से मेरे को मालूम है ना कि ये फोर्स इसी सीध में आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये अननोन रहेगा ही नहीं इसके अंदर। ये फोर्स भी इसी लाइन में आ रहा है तो इसमें डिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू तो 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। पहली वाली इक्वेशन देखो दोनों आ रही थी ना वैल्यू कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये 3 अननोन बैठ रहे थे, लेकिन इस इक्वेशन में केवल एक अननोन बैठेगा, इसलिए मेरा आंसर निकल गया। इसलिए ये जो सेक्शन मेथड होता है हमारा काफ़ी ईजी होता है इन कंपैरिजन टू मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक है ना। मेथड ऑफ जॉइंट हमारा हार्ड होता है, मेथड ऑफ सेक्शन हमारा इजी होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, इस तरह से हम कंप्लीट वैल्यू निकाल दे। तो आपने देखो डायरेक्टली निकाल दिया इससे, तो कितना सारा फायदा हुआ इससे। अब अपन करेंगे जो नेक्स्ट जो अपना मेथड है, इन दोनों मेथड को तो अपन कर चुके हैं। एक चीज़ और बता, हाँ मैं आपको ये बताने वाला था कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्टली ये पता कर सकते हैं कि जीरो फोर्स कौन कौन से मेंबर में होगा। जैसे इतने सारे मेंबर हैं, इनमें कुछ मेंबर के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो कौन कौन से मेंबर हैं जिनमें फोर्स की वैल्यू 0 है, अपन डायरेक्टली कैसे ज्ञात करें। तो उसको ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैं इसे पहले एक बार मिटा देता हूँ। चलो फिर, ये लेक्चर अपना काफ़ी लेंदी हो चुका है, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।